ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे, कल हमने देखा था कि आपका कि कल के हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं पहले से चैप्टर कौन सा हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म यूरोप का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि नेशनलिज्म का मतलब समझिए कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में एक तरह के भाषा बोलने वाले लोग, एक तरह के संस्कृति को पालन करने वाले लोग, और जो इनकी भाषा, संस्कृति, खान पीन, रहन सहन और जो अपने मिट्टी से जुड़े हो, जो जिनका कह सकते हैं कि उनका ओरिजिनेट ही उसी जगह से हुआ हो, जब वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है। तो किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है। तो कॉमन सेंस में हम देखेंगे कि अब पहले से देखते आ रहे हैं कि जब हमारा यूरोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इटली, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इटली है। इटली है तो वैसे बहुत छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इटली इतना छोटा सा देश होने के बाद भी आज डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है। और वर्ल्ड के सिविलाइजेशन के अगर दौर पे हम बात करेंगे तो इटली की सिविलाइजेशन जो है बहुत पुरानी है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ आप पढ़ोगे 3 कॉन्टिनेंट, वहाँ पे आप पढ़ोगे रोम की सभ्यता, रोम के बारे में पढ़ोगे। तो आप समझ लो कि हज़ारों साल पुरानी सभ्यता एकाएक से, अचानक से अलग अलग टुकड़ों में टूटी हुई थी। तो वो टुकड़ों में टूटा हुआ था। तो हम देखेंगे क्या कि जब तक फ्रांस की क्रांति के बाद का जो दौर होता है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और नेपोलियन के हाथ में सत्ता आती है, उसके बाद के दौर में हम देखेंगे कि कितने ज़्यादा सुधार हुए हैं और किन किन सुधारों पे काम किया गया। तो फिर इटली ने भी महसूस किया कि हमें भी अब अलग थलग नहीं रहना है, हमें भी अलग अलग देशों का गुलाम बन करके नहीं रहना है, हमें भी एक स्वतंत्र देश बनना है, जो देश इकट्ठा हो, एक राष्ट्र का निर्माण करे। तो शुरुआती दौर में इटली जो था आपका 7 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। याद रखिएगा, इटली टोटल 7 पार्ट्स में बटा हुआ था 1815 तक। उसके हर पार्ट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का शासनकाल चला करता था इटली में। जैसे हम देखेंगे कि आप यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स का जिक्र कर दिया है कि जैसे जो इटली का नॉर्थन पार्ट था, जो आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थन पार्ट, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, उस हिस्से पे आपका जो है ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था। तो ऑस्ट्रिया का शासनकाल आपके नॉर्थ वाले पार्ट पर था इटली के। ऐसे करके देखेंगे तो जो साउथ वाला पार्ट था इसका, इटली का साउथ वाला पार्ट जो था, उस पे स्पेन के बुर्बो राजवंश, जो बर्बन राजवंश है, सबसे पुराना राजवंश है, ये 2 इलाकों में, ये 2 स्टेट्स में बटा हुआ था, ये सिसिली और नेपल्स। ये जो था इन दोनों पे आपका स्पेन का कब्जा था। ऑलरेडी स्पेन के राजा यहाँ पे शासन करते थे और वो अपनी भाषा को थोपते थे स्पेनिश। ऐसे ही जो ऊपरी पार्ट था नॉर्थन पार्ट, इस पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ऐसे हम देखेंगे कि 2 ऐसे राज थे इसके, एक सार्डिनिया और एक पिडमोंट। इन पे यहाँ के राजा, यहाँ के राजवंश का जो ओरिजिनल राजवंश था इटली का, उस राजवंश का ओरिजिनल राजवंश जो था, उसका शासनकाल जो था बस 2 हिस्से पे था। बाकी के 5 हिस्सों पे अलग अलग देश का और अलग अलग राजघरानों का शासनकाल इटली में ऑलरेडी चल रहा था। अब बात होती है कोई भी देश कब यूनाइट होना चाहता है, कब वो एक होता है। तो देखिए, जब कोई भी देश कब एक होता है, जब उसको एहसास होता है कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए हैं, और अगर सुधार नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा। इन सारे प्रॉब्लम से हर देश गुजरता है। जो देश समय पे संभल जाता है वो आकर के इटली की तरह यूनाइट हो जाता है। जब लोग नहीं संभलते हैं तो अलग अलग टुकड़ों में वो टूट जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों पे, जैसे लूका, तस्कानी, पार्मा, मोडेना, इन सब पे हैब्सबर्ग राजवंश का शासन था। तो जो मिडिल का सेंटर था इटली का, वहाँ पे रोम का पोप का शासनकाल चलता था। पोप मतलब जो चर्च होता है ना, उस चर्च का शासनकाल आपका मिडिल पे चलता था। तो जब मिडिल पे चर्च होगा तो ना वो कभी भी नॉर्थ और साउथ को मिलने ही नहीं देगा, और जब नॉर्थ और साउथ आपका मिलेगा ही नहीं तो कभी भी कोई भी यूनाइट देश हो ही नहीं सकता है। पोप चाहता था कि जो इटली यूनाइट तो हो, लेकिन ऐसे यूनाइट हो जैसे कि पूरे तौर पे धर्म के आधार पर यूनाइट हो, राष्ट्रीयता के आधार पर यूनाइट
नहीं होना चाहिए। पूरा इटली यूनाइट हो, इकट्ठा हो, लेकिन एक ही उसका मोटो होना चाहिए कि वो सब इकट्ठा तो होंगे, लेकिन इकट्ठा करने का इकलौता तरीका क्या होगा कि वो तरीका होना चाहिए धर्म के आधारित। तो पोप सबसे बड़ी बाधा के रूप में था और पूरे इटली पे को 7 तरह से अलग अलग देश ने, राजवंशों ने बांट करके रखा हुआ था। तो अभी तक हमने देखा कि इटली जो है वो 7 राजवंशों से बटा हुआ था, जहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग राज्य का शासनकाल चला आ रहा था। तो जो ये पार्ट था आपका सार्डिनिया और पिडमोंट, यहाँ पे एमुनल का था शासनकाल था, एमुनल सेकंड का। जो आपका नॉर्थन था, जो मिलान का क्षेत्र आता है आज के डेट में, वहाँ पे ऑस्ट्रिया का शासनकाल था। और सिसिली और नेपल जो स्पेन, ये सबसे नीचे, इसको कहेंगे साउथ वाला जो पार्ट था, साउथ, इस पार्ट पर तुम्हारा स्पेन के बुर्बो राजवंश का शासनकाल था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जब इनको एकीकरण करने की कोशिश हुई, अब बात हुई इटली को एक करना है, इटली को इकट्ठा करके ले आना है और एक नए साम्राज्य में और एक यूनाइट कंट्री बनाना है। तो इस पूरे प्रोसेस को इटालियन भाषा में कहा गया इल रिसोर्जिमेंट। इसका मतलब होता है पुनर्स्थापना करना। याद रखिएगा, इल रिसोर्जमेंट का मतलब होता है पुनर्स्थापना करना। ये इटालियन लैंग्वेज में इसका मतलब, हिंदी मतलब होता है इसका पुनर्स्थापना करना। मतलब क्या, पहले से तो स्थापित देश हो चुका है। अब आप देखोगे रोमन इतिहास में तो पहले के टाइम पे 2 ही कल्चर था, पूरे यूरोप में फैला हुआ था। एक तरफ तुम्हारा ईरान था, एक तरफ तुम्हारा रोम था, और इसी के अंडर में पूरा कंप्लीटली तुम्हारा भूमध्य सागर का पूरा एरिया, एशिया का एरिया, अफ्रीका का एरिया, और ये सारे एरिया मिला करके रोमन एम्पायर फैला हुआ था। बहुत बड़ा एम्पायर था वो, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था वो उस समय का, जब ऑगस्टस का शासनकाल हुआ करता था रोम में। और समय के आते आते वो इटली सिमट करके बहुत छोटा सा दायरा में रह गया था, जहाँ पे बस 2 ही स्टेट पे वहाँ के राजा का शासनकाल था। बाकी सारे स्टेट्स पे कहीं स्पेन का था, कहीं ऑस्ट्रिया का था, कहीं चर्च का जो पोप होते हैं उसका शासनकाल था। और मेनली जो रोम का जो मेन पार्ट है, अब किसी भी देश का, जैसे आप मान लो कि इंडिया ही है, अब इंडिया का जो मेन जो हार्ट कहेंगे वो दिल्ली है। अब दिल्ली पे ही मान लीजिए किसी और का शासनकाल होता, तो जिसका शासनकाल होगा उसी का प्रभाव पूरे इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि सेंटर है, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इसलिए कहता है कि दिल्ली की सत्ता गलत हाथों में नहीं दी जा सकती है, दिल्ली की सत्ता अच्छे हाथों में जाएगी, तभी पूरे देश का समग्र विकास होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सातों तो था, अब वहाँ के पब्लिक ने मन बनाना शुरू कर दिया कि किस तरीक़ा से हमें एक होना है। तो अब बात आता है कि मन कैसे बनाया वहाँ के पब्लिक को। किसी पब्लिक को जल्दी फ़र्क पड़ता नहीं है कि उसके देश में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। जब आप इटली का मैप उठाओगे तो आप देखोगे कि इटली जो है भूमध्य सागर के करीब पड़ता है, ठीक है ना। और जिस टाइम पे आपका जो जितने भी व्यापार का क्षेत्र था उस टाइम पे, ब्रिटेन का, फ्रांस का, या आप देख लोगे टर्की का, जिस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था वहाँ पे, उस सब का क्षेत्र ही होता था इटली से हो करके वो गुजरना होता, सबको इटली के पास से ही गुजरना होता था। और भूमध्य सागर से क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी होती थी। आप एक बार और बात जानोगे कि देखिएगा कि पूरे यूरोप के लोगों ने ही दुनिया के अलग अलग भाग की खोज की है, अलग अलग भाग के रास्तों की खोज उन्होंने ही की है, क्योंकि हमेशा से 2 साम्राज्य था, बर्जेंटाइन और दूसरा होता है तुम्हारा ऑटोमन। इन दोनों में हमेशा लड़ाई होता रहता था, और इस लड़ाई की वजह से क्या होता था कि यूरोप वालों को मार पीट, हत्या, दंगा, इस सब से परेशान होकर के ये लोग अलग अलग देशों के भागते थे और अलग अलग देश में नया नया देश बनाने जाते थे। तो ये पूरे जितने भी यूरोपियंस लोग थे जिनको भूमध्य सागर से होकर के व्यापार करना होता था, वो डायरेक्टली पहुंचते थे, इटली ही पहुंचते थे, इटली के आसपास के इलाके में। तो एक तरह से इटली जो है यूरोप का चौक बन गया। अब चौक समझते हो ना, जहाँ चारों बगल से 4 गांव का लोग इकट्ठा हो रहा है, वो चौक हो गया। अब जहाँ चौक बनता है वहाँ क्या होता है कि वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ खाने पीने की चीज़ ज़्यादा होगा। अब देखो सिंपल सी बात होता है, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आते हैं। जब अलग अलग देशों के लोग आते हैं तो अलग अलग देशों की सभ्यता लेके आते हैं, अलग अलग देशों का खान पान लेके आते हैं। कोई कहीं से लेके आ रहा है, किसी खाने पीने का, कोई कहीं से लेके आ रहा है, अलग अलग देश की भाषाएँ आती है। अब दिल्ली में ही देख लो, आप पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए, आप इंडिया के हर पार्ट में घूम लीजिए। आप मुंबई जाइए तो अब मराठी नॉन मराठी होगा, आप तमिलनाडु जाइए तमिलियंस एंड हिंदी, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन होते रहता है। लेकिन पंजाब जाइए तो पंजाबियत की लड़ाई होती है। आप बिहार जाइए तो कोई बोलेगा हम बिहारी है, बाकी को यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली आप आइएगा तो आपको ऐसा फील
नहीं होगा। दिल्ली में आपको देखिए साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, यूपी वाला भी है, बिहार वाला भी है, एमपी वाला भी है, हर स्टेट के लोग आते हैं, हर स्टेट की भाषा लेके आते हैं। और जब आदमी जब बहुत जगह के लोगों से मिलता है, बहुत सारी भाषाओं को सीखता है, बहुत सारे किताबों को पढ़ता है, बहुत सारे तरह का कल्चर जानता है, तो उसका माइंड जो है बहुत डेवलप हो जाता है। और जब माइंड डेवलप होता है तो वो रूढ़िवादी चीज़ों से अलग होने लगता है। वो कहता है कि इन पुराने चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो इटली के लोगों को भी फील होने लगा कि अभी तक हम बस क्या कर रहे थे, पोप, बाइबल और पोप मतलब भगवान बना हुआ था इन लोगों का, इसी के भरोसे हम चल रहे थे, लेकिन डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। अब डेवलपमेंट जैसे मान लो सबसे ज़्यादा तुम देखोगे ओझा गुनी के पास झाड़ फूँक कराने के लिए गरीब आदमी जाता है, गरीब और अनपढ़। वो ओझा के पास खूब जाएगा झाड़ फूँक कराने के लिए कि भूत चढ़ गया, माता आ गई, ये सब तरह का एक्टिविटी करते हो। तुम देखोगे कहीं चले जाओ तुम लोग, भूत झड़वा रहा होता है 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया दे करके। ये सब अनपढ़ गंवारों के यहाँ तुमको ज़्यादा मिलेगा ये सब चीज़ देखने के लिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी देखा तुमने पढ़े लिखे आदमी को भूत झड़वाने जाते हुए? एक बार बताओ, माता जो आ जाती है मतलब ठीक से 20 दिन से मुँह नहीं धोले रहती है, उधर माता आ जाती है। अरे तो बताओ यार, तुम बड़े तुमको समझ में भी आ रहा है कि माता आ जाएगी तो आदमी क्या हालत होगा। और लोग कहता है माता आ गई, कोई कहता है कि इसको भाई भगवान आ गए इसके ऊपर में, कोई खिलाने लगता है। तो आदमी डॉक्टर्स के पास नहीं जाता है। जब आप डॉक्टर्स के पास कौन जाता है? जो पढ़ा लिखा होता है। और डॉक्टर के पास भी पढ़े लिखे आदमी बहुत कम केस में जाते हैं, वो पहले से प्रिकॉशन अपनाते रहते हैं। अब अलाय बलाय खा लोगे और फिर तुमको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, जब बाहर से लोग आने लग गए तो उनका ही मेंटली विकास होने लगा, वो भी अंधविश्वास से दूर होने लगे। और उन्होंने एक चीज़ को अपने दिमाग में फाइनलाइज कर लिया कि हमारे लिए धर्म भी ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते थे कि सूरज उगता है, सूरज डूबता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे वैज्ञानिक आने लगे। कोपरनिकसन आया, उसने कहा सूरज उगता डूबता नहीं है। फिर तुम्हारा गैलीलियो आया, जिसने बताया कि देखो भाई सौरमंडल भी होता है कोई चीज़, है ना। धीरे धीरे कैप्लर्स आया, कैप्लर्स ने बताया कि देखो भाई कैप्लर का प्लेनेटरी जो उसका प्लानिटरी मोशन जो है, जिसमें वो बताता है कि हाँ भाई ये घूमते इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे आए इटली में। अब साइंटिस्ट आ गए, अब साइंटिस्ट आएगा तो साइंस आएगा, साइंस आएगा तो लोगों का विचार खुलेगा। फिर देखोगे कि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस खुले। तो प्रिंटिंग प्रेस खुलता तो क्या होता है, तुम्हारे थॉट्स हमारे तक पहुँचते और हमारे थॉट्स तुम्हारे तक पहुँचते। ऐसे करते करते एक दूसरे का थॉट जो है पूरे वर्ल्ड तक फैल जाता है और पूरे वर्ल्ड तक आप थॉट्स को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे कि आप नोटिस करिएगा, अब पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई टीचर है पढ़ा रहा है, अब वो गलत भी पढ़ा देता था तो उस टाइम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता था। आज ज़माने में क्या होता है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है। अब हम खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मान लो गलत पढ़ा देंगे तो रिकॉर्डिंग तो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। तो अब क्या हो गया, आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं। अब के डेट में कोई बच्चा अगर डाउट क्लियर कराने के लिए ट्यूशन आ रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कोई डाउट तो उसको इंटरनेट पर मिल जाएगा, इंटरनेट पर जाओ डाउट निकालो, खोल के देख लो। बच्चे को ट्यूशन किस चीज़ के लिए आना चाहिए कि उसका मोरल विकास कितना हो रहा है, उसका पर्सनालिटी कितना ग्रूम हो रहा है, वो कितना डेवलप कर रहा है। अब अभी भी अगर आप होमवर्क के लिए ट्यूशन आ रहे हैं कि सर जी ये डाउट लेके जा रहे हैं, हम पूछवा लेते हैं या फलाना चैप्टर, अब आप आते हैं इस चीज़ के लिए क्योंकि आपको सीखना है, अपने आप को डेवलप करना है। और समय के साथ जो चेंज नहीं होता वो कभी भी चेंज नहीं होगा, समय तो आगे बढ़ ही जाएगा। तो उसने साइंस, अब आप ही लोगों को पता है कि पहले लोग क्या मानते थे कि सूरज जो है तुम्हारा वो तुम्हारा घूमता है, पहले के ज़माने लोग यही मानते थे। धीरे धीरे जब इन साइंटिस्टों आए तो इन्होंने बताया कि नहीं, सूरज वूरज नहीं घूमता है, अर्थ घूमती है और इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमती है। सूरज जहाँ है वहीं पे कांस्टेंट है। फिर अब तो मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो विचार आगे का आदान प्रदान हुआ। फिर क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे पेंटिंग को भी बहुत बढ़ावा मिला। तो आप देखोगे लियोनार्डो दा विंसी का जो पेंटिंग है मोनालिसा, वो बहुत ही वर्ल्ड प्रख्यात पेंटिंग में साबित होती है। तो उससे क्या हुआ कि पेंटिंग करने से क्या होता है, लोगों के अंदर का जो है वो आर्ट बाहर उभरता है। उसको लगता है कि हाँ वो अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सकता है। तो पेंटिंग आया, आर्ट एंड कल्चर आया, साइंस में डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना
स्टार्ट किया और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को भी लगा कि अब गुलाम होकर के रहा नहीं जाता है। कहावत है ना कि बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है, सबको क्या रहना है, यूनाइट रहना है, एक जगह इकट्ठा होकर के रहना है, तभी जाकर। और इकट्ठा कैसे हो सकते हैं, जो कंट्री का छोटे छोटे पार्ट्स हो रखे हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स को एक पार्ट में लाना है। तो ये तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई अब हम सब मिल करके इटली को एक पार्ट में ले आएंगे। लेकिन इटली को जब आप एक पार्ट में ले आओगे तो एक पार्ट में लाने के लिए भी बहुत सारी समस्याएं पहले से ही थी, जिन समस्याओं के वजह से इटली एक पार्ट में नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर हम उन्हीं 4-5 समस्याओं का जिक्र करेंगे कि जिसकी वजह से इटली एक नहीं हो पा रहा था। उसमें सबसे पहला समस्या था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक बना हुआ था। एक तो उसने नॉर्थन पूरा पार्ट कब्जा रखा था और मिडिल का जो पार्ट था उस पे भी उसके ही राजवंश का कब्जा था। तो और दूसरी बात क्या होता था, जब भी इटली में लोगों ने विद्रोह करना चाहा कि विद्रोह करते हैं और इस सत्ता को उठा करके फेंक देते हैं, चाहे 1813 का विद्रोह हो या 1848 का हो या 1820 का हो, हमेशा ऑस्ट्रिया ने उस विद्रोह को कुचल दिया। तो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण यूनिफिकेशन हो, क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन का मतलब ही था कि ऑस्ट्रिया को वहाँ से भागना पड़ता। समझ गए बात आप? तो ऑस्ट्रिया को भागना पड़ता कहाँ से, इटली से, तो इसलिए वो कभी नहीं चाहता था। दूसरा था पोप। पोप जो थे उनको, आप देखो कोई भी आदमी को अगर अपना पावर मिला हुआ है तो वो अपना पावर खोना कभी चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि पावर मेरे हाथ से बाहर चला जाए। और पोप क्या था, एक तरह से राजा की ज़िंदगी जीते थे वो। जिस लोग को पोप पे ना कोई टैक्स लगता था, अंधाधुंध ज़मीनें होती थी, जिस पे जो हुक्म सुना दिया वो कहते थे कि हम गॉड के मैसेंजर हैं, अगर तुमको गॉड से मिलना है तुम्हें हमसे मिलना होगा। इतना बड़ा पावर। लोग टैक्स पे करते थे तीर्थ के रूप में पोप को, कि भाई हमें टैक्स भी लेते थे पोप। तो एक तरह का राजा ही था वो पोप। चर्च एक तरह का राजा ही हुआ करता था। तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि इसका क्या हो जाए, यूनिफिकेशन हो। और मेन पार्ट जो था इटली का, रोम, जहाँ से इटली की सभ्यता ही शुरू होती है, उस पर ही कब्जा था पोप का। तो रोम पर कब्जा मतलब पूरे यूरोप पर कब्जा जैसा था। तो वो कभी नहीं चाहता था कि इसको अलग किया जाए, ठीक है ना। तीसरा था ब्रिटेन और फ्रांस। देखिए ब्रिटेन फ्रांस जो थे, ये दोनों के दोनों कभी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, यूनिफिकेशन इटली का हो, क्योंकि उनका सारा व्यापार मार्ग ही भूमध्य सागर से होकर के गुजरता था। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि भूमध्य सागर का जो इलाका है वहीं पे क्या है, इटली है। तो ये देखते थे कि अगर इटली यूनाइट हो जाएगा तो तब तो कब्जा भूमध्य सागर के इलाके पे इटली का हो जाएगा। अभी इटली छोटा छोटा पार्ट्स में टूटा हुआ है। तो जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है तो अभी देखो, तुमको अगर अलग अलग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ाते रहेंगे, तुमको अगर हम बार बार तुमसे कहते रहेंगे कि तुम जात के नाम पे अलग होते रहो, भाषा के नाम पर अलग होते रहो, संस्कृति के नाम पर मारपीट करते रहो, तो आप कभी भी मेरे किसी भी गलत काम का विरोध ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको तोड़ दिया। अंग्रेज़ों की नीति है ये शुरू से, फूट डालो और राज करो की। तो वो नीति उन्होंने अपना रखी थी कि अगर इटली जो है इकट्ठा हो गया तो अब इस इलाके पे इसका कब्जा हो जाएगा। तो ब्रिटेन और फ्रांस कभी नहीं चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो। अगर यूनिफिकेशन होगा तो उनका जो व्यापार का मार्ग था, रास्ता था जिससे व्यापार करने जाते थे, समुद्री रास्ता, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता। और नेक्स्ट था शिक्षा का अभाव। मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। और आप तब, कहावत है कि आप तब तक ही स्वतंत्र है जब तक आप शिक्षित है, और आप तब तक ही शिक्षित है जब तक आप स्वतंत्र है। ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा काम करता है। तो शिक्षा का होना तुम्हारे स्वतंत्रता की गारंटी है कि अगर तुम फ्री हो, इंडिपेंडेंसी चाहते हो, तुम फ्रीडम चाहते हो, तो तुम अपने अंदर शिक्षा के प्रसार को लेकर के आओ। आप देखोगे जो आदमी पढ़ लिख लेता है वो, उसका माइंड बहुत ब्रॉड हो जाता है, वो दुनिया के छोटे मोटे चीज़ों में नहीं रहता है। अब आप कभी देख लेना, आप गांव जाओ या किसी पिछड़े कॉलोनी में जाओ, वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि खेसारी लाल यादव जो है अच्छा गाना गाता है कि पवन सिंह अच्छा गाना गाता है। ये आपको डिस्कशन का मुद्दा होगा।
बिहार के बहुत सारे गाँव में तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उस गांव में खाली खेसारी गाना बजेगा, उस गांव में खाली पवन सिंह का गाना बजेगा। और खेसारी गाना बज गया पवन सिंह के गांव में तो मार हो जाएगा, पवन सिंह का गाना बजे खेसरिया गांव में तो मार हो जाएगा। इस तरह से है। आप जो आदमी शिक्षित नहीं होता है वो देखिएगा, कोई खिलाड़ी अगर खेल में अच्छा मेडल लाता है पहले गूगल पर उसका जात खोजता है। अब पता नहीं जीजा खोज रहा है कि क्या खोज रहा है, लेकिन जात जरूर खोजता है। आदमी जात खोज रहा होगा। आदमी क्या खोज रहा होता है कि अरे फलाना है उसे लूट लेते हैं, चिल्लाना है वो उधर क्यों जा रहा है, उसके घर में सुख शांति क्यों है, इस सब बात पर डिस्कशन हो रहा होता है। आप देखिएगा जहाँ पर अनपढ़ लोग बैठे होंगे वहाँ पर डिस्कशन का मुद्दा ही यही होगा कि अरे फलना चिकन का रेट बढ़ गया, फलना चौक पर फलना चिकन बढ़िया मिलता है और चिल्ला चौक पर पोटा कलेजी मिलता है, यही चर्चा कर रहा होगा वो। लेकिन जहाँ पर एजुकेटेड लोग बैठते हैं, अब सबसे साक्षात आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो हम हर क्लास में ट्रैवल कर चुके हैं जीवन में, हर क्लास में, कोनो क्लास नहीं बचा है। मतलब को जमीन पैदल क्लास से लेकर हवाई जहाज़ क्लास तक, अब इस क्लास तक की ट्रैवल की यात्रा में जहाज़ों पे ट्रैवल कर चुके हैं। इस सारे ट्रैवल की यात्रा में एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखा, और वो चीज़ मैंने क्या देखा कि जब हम बहुत स्ट्रगल के दिनों में होते थे तो हम जनरल ट्रेन में भी बोगी में घूमे हुए हैं, ठीक है ना, जनरल बोगी में घूमते थे। तो जनरल बोगी में जब घूमते थे तो वहाँ क्या होता था आपका, एक तो ठसम ठस भीड़ होता था जनरल बोगी में, बहुत भीड़, आप घुस नहीं सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि गेट पर खड़े हैं तो आपको या तो ठेल के बाहर निकाल देगा या इतना ठेलेगा कि आप उस साइड, उस कंपार्टमेंट में बाथरूम के साइड निकलिएगा। जनरल बोगी का ही सिस्टम होता है। अब अगर मान लीजिए बड़ी मुश्किल से भी आप नीचे वीचे या ऊपर तुपर कहीं आपको जगह मिल गया, अब बैठ गए, तो 10 मिनट के बाद होगा वहाँ खेला शुरू हो जाएगा। 10 मिनट के बाद वहाँ खेला क्या हो जाएगा आपका, एगो चाइनीज़ मोबाइल निकलेगा, उस पर 10 आदमी सिनेमा देख रहा होगा, 20 आदमी भोजपुरी गाना सुन रहा होगा, और सब गमछा खोलेगा, उसी पे भूजा उजा डालेगा, लिट्टी पकौड़ा डालेगा, वहीं खाएगा, और उसके बाद लंबा लंबा फेंक रहा होगा खड़ा होकर के, हम फलना कंपनी के मैनेजर है, हम चिल्ला कंपनी के मैनेजर है, यही फेंकम फेंकी चल रहा होगा पूरा जनरल बोगी में। तुमको तनकी देर के बाद क्या हो जाएगा कि दुआ उठेगा, फटाफटी भी शुरू है सीट पर बैठने के लिए, उसके भी मार हो जाएगा तुमको। और एकदम देखिएगा तुरंत ये मारम पीटम सब शुरू हो जाता है एकदम तुरंत, पूरा बोगी तुमको एकदम बॉलीवुड और भोजपुरी गानों से भर जाएगा। अगर मान लो तुम उसी बीच में क्या हुआ, कोई मिथुन का सिनेमा लगा देगा और उसमें मारपीट हो रहा है, एकदम मतलब माहौल अलग होता है। वैसे ही आप अगर मान लीजिए कि अब थर्ड AC का तो बातें छोड़ दीजिए, तो वो बेकार हो गया है, तो वही आप अगर मान लीजिए फर्स्ट AC में चले जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि लोग बहुत डिसेंट तरीके से बैठे होते हैं, सबके हाथ में मैगजीन होता है, कोई मैगजीन भी नहीं है तो कोई शेयर मार्केट देख रहा है, कोई नया कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कुछ अपना सॉफ्टवेयर के बारे में देख रहा है, कोई अपने हाथ में बुक्स लेके किताबें पढ़ रहा है। अब जनरल बोगी में सरसरी लोग पढ़ता है, और जब तुम AC क्लास 1 में जाओगे ना तो वहाँ लोग अच्छे से राइटर्स के बुक पढ़ रहे होते हैं, तरीके तहजीब से तमीज़ से लोग खाना खा रहा होता है। तो एजुकेशन बहुत बड़ा आप पे इम्पैक्ट डालता है, आपके लाइफ के, आपके लाइफ स्टाइल पे। एजुकेटेड लोग को आप कभी नहीं देखिएगा कि बहुत ताम झाम से रहते हुए, एजुकेटेड लोग बहुत तौर तरीके से रहता है। जैसे सिंपल देख लीजिएगा आप, नैका जब ब्याह होता है गांव घर में, खूब अंडर सेटिंग मार करके जो होता है दामाद, वो खूब अंडर सेटिंग मार के आता है, खूब मेला ठेला घूमता है, मौज मस्ती मारता है, ठीक है ना। और तनकी दिन के बाद वही दामाद बाहर दारू पी के मारम पीटी भी कर रहा होता है। लेकिन जो एजुकेटेड क्लास होता है अब वो अपना हर चीज़ को तरीके से करता है। अब बिहार में शराबबंदी काहे करवा दिया गया, उसका पीछे भी कारण था कि वहाँ पे शराबबंदी अगर नहीं शराबबंदी जब नहीं था तो हर मोहल्ला में डेली मारपीट हो रहा था। एक दूसरे, कोई नाली में पड़ल है वहाँ अलगे स्वैग ले रहा है, कोई घर में मारपीट कर रहा है। अब वही जो A1 क्लास है उसके लिए जो बड़े बड़े लोग हैं वाइन पीते हैं, अपना घर आते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं, तो सबके लिए सब कुछ नहीं बना है। शिक्षा का, जब शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, अब तुम जब तक शिक्षित नहीं हो एज ए बिहारी, अब जो देखो जो बिहारी शिक्षित नहीं होता है उसको कोई यूपी हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र में कोई बिहारी बोल दे, वो चिढ़ जाता है, उनको बिहारी कैसे बोल दिया, क्योंकि वो जो बिहार देखा है वो लालू का बिहार देखा है, जिस पे मारपीट है, दंगा है, फसाद है, बेरोजगारी है, रोड में खेत है कि खेत में रोड है, वो देखे हुए है। लेकिन जो पढ़ा लिखा बिहारी है उसको गर्व फील होता है कि हाँ हम बिहारी हैं, हम समुद्रगुप्त के टाइम के हैं, हम मौर्य एम्पायर हमने हैंडल किया है, हम अशोका द ग्रेट के टाइम के हैं, हाँ हम बिहारी हैं, हम बुद्ध की धरती से है,
बुद्ध भगवान को भी ज्ञान कहीं नहीं मिला था, हमारे यहाँ ही मिला। भगवान महावीर को ज्ञान हमारे मिला, हमारे यहाँ ही जन्म ही स्वयं लिए, जन्म हमारे ही ज़िले में जन्म लिए, वैशाली में। और वैशाली मुजफ्फरपुर पहले एक ही था, तो भगवान महावीर भी वहीं जन्म लिए, बुद्ध को ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ। सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो था, उनका जन्मभूमि है बिहार। सबसे बड़ा दुनिया का लोक आस्था का त्यौहार होता है बिहार में, तो हमें वहाँ पे गर्व फील होता है कि हाँ हम एज ए बिहारी, हमें गर्व फील होता है। लेकिन जिसको बिहार के बारे में नहीं पता होता है वो चिढ़ा रहा होता है, जिसको नहीं पता है वो चिढ़ रहा होता है। तो जब हरियाणा वाले को हरियाणवी हम बोल सकते हैं, अगर आप क्या कहते हैं उसको पंजाब वाले को पंजाबी बोल सकते हैं, तो बिहारी को बिहार वाले को बिहारी ही बोलेंगे ना, इसमें चिढ़ने वाली बात थोड़ी है कुछ। हाँ वही बात है। लेकिन अब जैसे जैसे एजुकेशन होता है तो आदमी डेवलप करता है। तो इन लोगों को इतिहास ही अपना नहीं पता था, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया तो इनको अपना इतिहास पता लगा, और इतिहास ये पता लगा कि ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से बिलोंग करते थे, रोमन एम्पायर के हिस्सा थे, ठीक है ना। जहाँ पे अलग अलग एरिस्टोक्रेसी का एक अलग क्लास था, लेबर अलग क्लास था, तो प्रिजनर्स अलग क्लास था, तुम्हारा स्लेवरी अलग सिस्टम था, सम्राट होते थे रोम वाले। इनको फील हुआ कि हम बहुत ही डेवलप कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जिसके वजह से धीरे धीरे ये लोग एजुकेटेड होते गए, और इन्होंने अपनी फ्रीडम के बारे में सोचना भी शुरू किया। अब देखेंगे, आपने बाधक देख दिया, बाधा क्या क्या था, प्रॉब्लम्स क्या क्या थे रोमन इटली के एकीकरण में, यूनिफिकेशन में, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन में प्रॉब्लम्स तो हमने देख लिया, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम बना है आज तक जिसका सॉल्यूशन नहीं हो, बना है कोई प्रॉब्लम नहीं बनाना। तो हर प्रॉब्लम का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या था, सबसे पहला 1789 में जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। फ्रांस की क्रांति ने इटली के लोगों को समझाया कि तुम भी अपने देश में क्रांति ला करके अपने देश को आज़ाद कर सकते हो, और देश को यूनाइट भी आप कर सकते हैं, आप फ्रांस वालों से सीख सकते हैं। दूसरा आपको पता होगा कि नेपोलियन, आपको पता है ना कि जब फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद नेपोलियन सत्ता में आता है। जब वो नेपोलियन सत्ता में आता है, उसके बाद सत्ता में आने के बाद नेपोलियन सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, वो इटली पे भी अधिकार करता है, और वहाँ पे आकर के उसने अलग अलग बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। जैसे उसने, नेपोलियन ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लाया। लैंड रिफॉर्म क्या था जी, लैंड रिफॉर्म जो अब बिहार लाया है वो आज से 250 साल पहले इटली ले आया। तो सोच लो 250 साल पीछे अभी हम इटली से, 250 साल पीछे हम इटली से चल रहे हैं। जबकि जितने भी ज़मीनें पहले बड़े बड़े ज़मींदार के पास होती थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जिसको हम बोलते सामंत, सामंत ही बोलते थे, अभिजात वर्ग बोलते थे, एरिस्टोक्रेट्स, उनके पास जो ज़मीनें थी वो ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों को जो था उनको दे दिया गया। बोला कि आप खेती करो और खेती का पैदावार उपजाओ, और फिर हमें पट्टे पे देना, उसको बोलते हैं बटैया, पट्टे पे दे दिया। बोला खेती करिए, और जो टैक्स वैक्स आएगा ना उसमें से हमारा हिस्सा भी आप दीजिएगा। और साथ साथ क्या किया उसने, और बहुत सारे उसने किए। जब इटली में साइंस का बढ़ावा हुआ, स्टीम इंजन आया तो रेलवे का विकास हुआ। अब रेलवे का विकास, किसी भी देश में रेलवे का विकास वहाँ के डेवलपमेंट को बूस्ट करने के में बहुत बड़ा सहायक तत्व होता है। रेल लाइन पूरा बिछवा दिया गया। जब पूरे चारों बगल इटली में रेल लाइन बिछा दिया गया तो माल को लाने और ले जाने में आसानी होने लगी। तो अब एक जगह से जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से माल उठाओ और दूसरे जगह तक ले जाओ, ये काफ़ी आसान काम हो गया। और फिर जब ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है किसी भी देश का, तो वो देश ऑटोमेटिकली जो है डेवलप कंट्री बन जाता है। इसलिए नेशनल हाईवे वगैरह अच्छे बनाए जाते हैं देश में। तो अब ये तुम लोग ध्रुव राठी का वीडियो देखता है तो तुम लोग क्या समझोगे पढ़ाई लिखाई क्या मतलब होता है। इसलिए कहते हैं पढ़ो लिखो, ये ध्रुव राठी की वीडियो मत देखो। कि डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कारक होता है ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना। जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तभी कोई कंट्री डेवलप कर पाएगा। अब देखो अभी के डेट में मुंबई से कोई सामान जो है 10 से 12 घंटे 15 घंटे में एक्सप्रेसवे से दिल्ली पहुंच जाता है। तो अब क्या होगा, जिस रेट पर वहाँ मिल रहा था उसी 2-4-5 पैसे ज़्यादा रेट पर यहाँ मिलेगा। अब मान लीजिए नागपुर से क्या हुआ, संतरा, नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी कहा जाता है, वहाँ से संतरा निकला।
20 रुपये किलो के हिसाब से, पूरा ट्रक भर करके। रोड ख़राब है, अच्छा हाईवे नहीं है, तो यहाँ आते आते क्या हुआ, 1 क्विंटल संतरा निकला वहाँ से, मान लो ट्रक में 1 क्विंटल, मान लेते 1 क्विंटल नहीं 10 क्विंटल निकला। यहाँ आते आते 10 दिन 15 दिन लग गया, 5 क्विंटल संतरा सड़ गया। तो अब जो 20 रुपये से वहाँ खरीदा था और वहाँ यहाँ उसको बेचने का मूड था 30 रुपये, अब वो सीधा 60 रुपये बेचेगा, ये सामान तो उसका सड़ गया। वही अगर रोड अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो वही 20 का जो 30 बेच रहा था वो 30 ही बेचेगा। और इवन क्या होता है कभी कभी कि लगता है कि पकने वाला तो सस्ता ही बेच देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे फायदे भी है, तो इसलिए उसने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाया, फैक्ट्री वगैरह खोला, लैंड रिफॉर्म्स कर दिया। इन सब सुधार से क्या होता, लोगों के पास पैसा आया। जब लोगों के पास पैसा आता है, एजुकेशन आता है, उसका साइंस के प्रति दिमाग पहले ही खुला हुआ था, तो तुम देखोगे पैसा आने से आदमी का दिमाग बहुत डेवलप होता है। पैसा आएगा तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, ठीक है ना, पैसा आएगा तुम अपने शौक़ पूरे करोगे। इसलिए लगता है हर अमीर आदमी जो होता है वो पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। क्यों? कि पैसा तुम्हारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहायक है। पैसा नहीं है तो तुम पीपल चौक पर मोमोज खाएगा, पैसा है तो तुम वेगस में जाके मोमोज खाएगा, वहाँ जाके मोमोज खाएगा तो वहाँ 10 लोग तुमको देखेगा भी, 10 लोग को तुम देखेगा, उसका उठना बैठना, खाने पीने का तरीका, बात करने का लहजा। मोस्टली आपका तो इंग्लिश का कोर्स कर लेंगे, इंग्लिश कोर्स करने से आप इंग्लिश नहीं सीख जाएंगे, आपको उसके लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हो, तौर तरीके से खाते हो। पैसे वाले लोग देखते हो कपड़ा उपड़ा बांध के खाता है, और ऐसे आदमी ज़मीनें बधा के गंदे हाथे मार देता है, और फिर डॉक्टर के पास लाइन लगा रहा होता है। तो पैसा आदमी के दिमाग को भी डेवलप करता है। तो नेपोलियन का सुधार बहुत बड़ा कारक बना। आगे क्या हो रहा था कि वहाँ पे कोयला मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। तो वहाँ के कोयला मजदूरों ने क्या किया, कार्बोनरी नाम का एक संगठन बनाया 1810 में, और उस संगठन वो चुपके से वो लोगों को उस संगठन में जोड़ रहे थे। कार्बोनरी जो ग्रुप्स था उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और फिर उस संगठन में जोड़ते जोड़ते क्या हुआ कि वो लोग इंटरनली विरोध कर रहे थे। ऑस्ट्रिया के और स्पेन के जो संगठन था ना, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि बाहरी शासक हमको नहीं चाहिए। और उन्होंने 3 तरह का झंडा रखा था, काला, लाल और नीले, मतलब ब्लैक, रेड एंड ब्लू। ये 3 कलर के झंडे वो लोग यूज करते थे, और उनका नारा ही था कि बाहरी लोगों को इटली से भगाना है और इटली में एक विकास की नई रफ्तार को लेकर के आना है। साथ साथ जो अगला था 1830 में जो पोप के अगेंस्ट भी वहाँ पर विद्रोह हुआ, और 1820 में नेपल्स में आप तुम्हारा 1820 का विद्रोह, ये 2 बार वहाँ पे ऑलरेडी विद्रोह हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पे और सारे लोगों को भावना और जागृत हुआ। आगे जो है उसमें तो मौका मिला कि चलो इसमें रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए।